नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 16 मई 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेख तथा संपादकीय लिए जाएंगे। इस चर्चा से संबंधित मुख्य परीक्षा संबंधी प्रश्न भी आपको अंत में प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे और उनके लिखने की जो संरचना है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा में प्रमुख विषय रहेंगे चक्रवाती तूफान, ताउते या ताउते, बायोलॉजिक्स और एंटीबॉडी ड्रग की जो तकनीकी है उसका जो मिश्रण करके एक नई तकनीक बनाने की बात चल रही है उसके संबंध में, कोविड-19 में विदेशी सहायता प्राप्त करने में समस्या, और दूसरा कोविड-19 के मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये एक नई कह सकते हैं कि बीमारी है जो कवक या फंगस के द्वारा फैल रही है और ये काफ़ी एक तरह से लोगों में चिंता का विषय बनी हुई है। तो इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे और एक लास्ट हम देखेंगे कि पश्चिमी घाट में स्किंक एक छोटा सरीसृप होता है जिसकी प्रजाति पश्चिमी घाट पे मिली है, उसी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे उनकी चर्चा और उनकी संरचना, जैसे आपको आंसर लिखना है उसके संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमने पहले आर्टिकल को देखें तो ये चक्रवाती तूफान ताउते या ताउते के संबंध में है, जिसे प्रमुख रूप से आप देखें कि ये केरल के तट और कर्नाटक के भाग में एक तरह से अभी गति कर रहा है और अंतिम रूप में इसकी उम्मीद है कि गुजरात के तटीय भागों पर एक तरह से ये आगे जाकर टकराएगा। तो अगर हम इस सीजन में देखें तो ये प्रमुख पहला चक्रवाती तूफान है जिसको वर्तमान में हम देखें तो इसको वर्तमान में जो इसकी गति है उसके अनुसार अगर हम देखें तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान की एक श्रेणी में डाल दिया गया है और जहां पर जो गति है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक वायु की पहुंच चुकी है। तो अगर हम चक्रवाती तूफान का पूरा एक स्ट्रक्चर देखें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तेज घूमने वाले तूफान है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं। तो सामान्यतः जहाँ पर तापमान समुद्र का अधिक होता है वहीं पर इनकी संभावना सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से रहती हैं, जो प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में देखा जाता है, जैसे अटलांटिक का हिस्सा या हिंद महासागर का पार्ट है या प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। खासतौर से हम भूमध्य रेखा से एक तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच के क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से वहाँ पर इन चक्रवातों का निर्माण होता है। और समुद्र की सतह का जो तापमान है वो एक तय सीमा से अगर ऊपर रहता है तो वो एक तरह से कह सकते हैं प्रमुख आधार बनता है इन चक्रवातों के निर्माण के लिए। समुद्र की सतह का तापमान एक तय सीमा से जो ऊपर रहता है तो वो एक तरह से इन चक्रवातों के निर्माण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और कम दबाव के केंद्र होते हैं, यानी अगर हम यहाँ के केंद्र की बात करें तो यहाँ दबाव कम होता है जबकि बाहरी भागों में दबाव ज़्यादा होता है। तो हवा एक तरह से बाहर से अंदर की ओर यहाँ पर प्रवेश करने का प्रयास करती है। और जब हम चक्रवाती इन तूफानों की बात करते हैं तो अगर हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें यानी उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा ले लें तो प्रमुख रूप से आप देखें कि पृथ्वी का जो अपनी अक्ष पर घूर्णन हो रहा होता है उस कारण से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। तो ये जो एक छदम एक सूडो फोर्स होता है उसके प्रभाव के कारण आप ध्यान रखें कि जब उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वायु अगर गति करती है तो वो अपने दाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाती है, अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो अपने बाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें, क्योंकि हम सामान्यतः भारत में जो हिंद महासागर में चक्रवात बन रहे हैं जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो ये एक तरह से आपका भूमध्य रेखा से ऊपर ही है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सामान्यतः। तो उत्तरी गोलार्ध में या वर्तमान में अगर हम ताउते इस चक्रवात की बात करें तो यहाँ पर जो एक तरह से जो यहाँ पर वायु की गति होगी वो एक तरह से आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी ध्यान रखें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में तो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखें तो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में। अभी हमने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वायु है वो पृथ्वी पर जो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है उसके कारण अपने दाएं हाथ की ओर विक्षेपित होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की ओर। हम मान लेते हैं कि यहाँ एक केंद्र आपका है कम दबाव का और मान लीजिए कोई वायु यहाँ पर आकर प्रवेश करना चाहती है या इधर से कोई वायु आना चाहती है तो दबाव कम है। उत्तरी गोलार्ध की क्या हमने बात करी कि अपने दाएं हाथ घूमेगी तो हवा ये दाईं ओर टर्न कर जाती है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें तो ये हवा सीधे जा रही है, इसका दाएं हाथ कहाँ पर होगा, यहाँ। अब ओवरऑल देखें तो हवा इस तरह से घूम जाती है और ये दिशा किसकी है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो उत्तरी गोलार्ध में आप ध्यान रखें दाईं हाथ की ओर हवा शिफ्ट होती है, इसी कारण से एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त एक तरह से हवाएं चलती हैं जब हम चक्रवात की बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में। जब हम दक्षिणी गोलार्ध में आ जाते हैं तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि हवा अपने बाएं हाथ की ओर एक तरह से शिफ्ट हो जाती है, बाएं हाथ की ओर एक तरह से मुड़ती है। तो अगर हम मान लीजिए कि कम दबाव का केंद्र यहाँ मान लेते हैं और कोई वायु अगर इधर आ रही है तो बायां हाथ किधर हुआ, इधर की ओर शिफ्ट करेगी। और अगर यहाँ से कोई हवा सीधे जाना चाहती है तो ये इस तरह से।
अब इसको आप घुमाकर देखिए, ये इस तरह से, तो ये घूमना कैसे हो गया, ये एक तरह से आपका क्लॉकवाइज। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर कोई चक्रवात है तो वहां पर जो वायु है वो एक तरह से जो गति करेगी वो क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी की सुई की चलने की दिशा में। तो ये एक अंतर आप ध्यान रखें। और यहाँ पर एक बल कॉरियोलिस बल की हम बात कर रहे हैं। देखिए कॉरियोलिस बल की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से यह एक छदम बल है। जब भी कोई वस्तु एक सर्किल में यानी एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो इस तरह का जो बल है वो कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है। और कॉरियोलिस बल ध्यान रखेंगे जब हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो यहाँ शून्य होता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे चक्रवात है वो, इसीलिए आप ध्यान रखें जो चक्रवात है भूमध्य रेखा पर निर्मित नहीं होते हैं। आप जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर की ओर जाएंगे, यानी अगर हम 5 डिग्री उत्तर और नीचे 5 डिग्री दक्षिण इनके बीच में अगर हम देखें तो सामान्यतः यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं बजाय इसके कि भूमध्य रेखा पर। कारण क्या है कि भूमध्य रेखा पर कॉरियोलिस बल नहीं है। तो एक तरह का एक कह सकते हैं कि जो फोर्स या एक जो धक्का है वो नहीं मिल पाता है प्रारंभिक, जिस कारण से चक्रवात सामान्यतः बनते हैं। तो ये कॉरियोलिस बल की जो अनुपस्थिति है भूमध्य रेखा पर, इस कारण से यहां पर चक्रवात नहीं होते हैं। सामान्यतः आप देखें कि जो केंद्र होता है वो इसकी आई कहलाता है, यानी एक तरह से आंख कहलाता है चक्रवात की। केंद्र में स्थितियां देखें तो सामान्यतः शांत और बादलों से एक तरह से मुक्त होती हैं। तो ये आई ऑफ द स्टॉर्म या एक तरह से चक्रवात की आंख कहलाती है। इसका व्यास हम देखें तो 200 से 500 किलोमीटर, कभी कभी 1000 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अगर हम देखें तो एक तीव्रता की लिमिट होती है, यानी वायु की गति की अगर हम बात करें तो उसके आधार पर एक लिमिट के बाद जैसे जैसे वो क्रॉस करते जाते हैं उनका नाम बदलता जाता है, यानी चक्रवात या अति गंभीर चक्रवात या सुपर साइक्लोन। तो इस तरह की जो नामकरण होते हैं वो उनकी तीव्रता के आधार पर रहते हैं। आगे अब हम देखेंगे किस तरह से तीव्रता के अनुसार जो एक लिमिट क्रॉस होती है वायु की, उसके अनुसार नाम कैसे बदलते हैं। अगर हम प्रमुख निर्माण के कारक देखें तो जैसा हमने पहला भी डिस्कस किया था कि समुद्र की सतह का तापमान अधिक होना चाहिए, सामान्यतः 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर अगर है तो काफ़ी उपयुक्त माना जाता है चक्रवात के निर्माण के लिए। अगर हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें, देखिए चक्रवात को उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात यानी ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों में बांट सकते हैं। हम यहाँ पर उष्णकटिबंधीय यानी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं। कॉरियोलिस बल की अगर हम बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया इनकी उपस्थिति जरूर है। कॉरियोलिस बल नहीं होता इसीलिए भूमध्य रेखा पर चक्रवातों का निर्माण नहीं हो पाता है। ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव, यानी जो वर्टिकल एक तरह से हवा चल रही है उसमें कुछ एक चेंजेस होने चाहिए, तो वो भी एक तरह से चक्रवात के निर्माण के लिए एक अनुकूल स्थिति को बनाता है। पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब, यानी पहले से कोई मान लीजिए लो प्रेशर का कम दबाव का केंद्र है, यानी आप ध्यान रखें कि जब भी कहीं पर हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हीटिंग के कारण हवा जो गर्म होकर एक तरह हल्की होकर अपनी जगह छोड़ती है, तो वहाँ पर एक कम दबाव का केंद्र बन जाता है। तो अधिक तापमान के कारण अधिक ताप एक तरह से जब बढ़ता है किसी भी स्थान पर तो इस कारण से वहाँ पर एक कम दबाव का केंद्र बन सकता है। तो अगर पहले से कोई इस तरह का निम्न दबाव का छोटा केंद्र है तो वो आगे बड़े चक्रवात के बनने के लिए एक अनुकूल स्थिति बनाता है। इसी के साथ साथ समुद्र तल की जो प्रणाली है उसके ऊपर, यानी समुद्र की सतह के अगर हम ऊपर देखें तो हवा का एक विचलन होना चाहिए, मतलब हवाएं दूर हटनी चाहिए, यानी डाइवर्ज करनी चाहिए न कि कन्वर्ज। तो अगर ऐसी स्थिति है कि हवा ऊपर से दूर हट रही है, जैसे यहाँ से हवा ऊपर जा रही है ये दूर हट रही है, तो होगा क्या, ये गैप है तो नीचे से हवा एक तरह से जो लो प्रेशर बनाने के लिए ऊपर जा रही है उसके लिए जगह एक तरह से बनती जाती है, तो नीचे आपका कम दबाव का केंद्र तेजी से बनता है। तो ये भी एक तरह से ऊपरी भाग में हवा का जो विचलन या डाइवर्जेंस यानी दूर हटना होना चाहिए। ये पृथ्वी की सतह से ऊपर की बात हो रही है, समुद्र सतह के ऊपर हवा की अगर हम बात करें तो ये स्थितियां एक तरह से होनी चाहिए। तो ये कुछ कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्थाएं हैं जो किसी भी चक्रवात के निर्माण के लिए आवश्यक रूप में आपको पता होनी चाहिए। अब हमने बात करी कि जैसे जो नाम एक तरह से चेंज किए जाते हैं, तो आप देखें अलग अलग जो महासागर हैं सबके लिए दिए गए हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नॉट में एक तरह से स्पीड दी गई है और किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटे वाला टर्म है उसको बेसिकली देख रहे हैं। तो आप देखें शुरुआत में इसको लो प्रेशर एरिया कहा जाता है, यानी कम दबाव का केंद्र। आगे डिप्रेशन यानी एक कह सकते हैं एक निम्न दबाव के केंद्र के रूप में बोला जाता है, फिर गहरा निम्न दबाव, फिर आगे चक्रवाती तूफान, और इसके बाद आता है सेवियर यानी गंभीर चक्रवाती तूफान, और इसके बाद कैटेगरी आती है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान। और अब ध्यान रखें कि हमने आर्टिकल में डिस्कस किया है कि 160 kmph से ज़्यादा की स्पीड पहुंच रही है और नाम क्या दे दिया गया, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो जब हम अत्यंत गंभीर
चक्रवाती तूफान कह रहे हैं तो यहाँ पर गति 166 kmph तक पहुंचती है, और इसके अगर ऊपर जाएगी यानी 167 से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर तक, तो ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान कहलाएगा। और अंतिम रूप में आप देखें सुपर साइक्लोन, ये स्थिति 222 किलोमीटर प्रति घंटा या उसके ऊपर की जब हवा की गति हो जाती है तब सुपर साइक्लोन एक तरह से कहलाता है। तो ये स्थितियां हिंद महासागर में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो तूफान बन रहे होते हैं उनकी अलग अलग जो नाम देने की स्थिति है वो धीरे धीरे जैसे जैसे वायु गति में परिवर्तन होता है ये बढ़ता एक तरह से चला जाता है। आप ध्यान रखें कि जैसे अगर हम दक्षिणी पश्चिम हिंद महासागर की बात करें या उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर की बात करें या नॉर्थ अटलांटिक या उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर की बात करें या दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में हम अरब सागर बंगाल की खाड़ी यानी उत्तरी हिंद महासागर के लिए ये यूज़ किया जाता है। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर यानी अगर मान लीजिए ये आप हिंद महासागर का इलाका मान लें तो ये दक्षिणी पश्चिमी है, ये क्या हुआ दक्षिणी पूर्वी। तो दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में जो भी स्थितियां हैं वो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर के साथ में ही ली जाती और दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर का अलग से किया जाता है। और ऊपरी जो हिंद महासागर का पार्ट है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है उसको मिलाकर लिया जाता है, जिसमें ये टर्म अलग अलग उपयोग किए जाते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का क्षेत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात है उन्हीं से ज़्यादा प्रभावित होता है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ देखें कि ब्योफोर्ट स्केल का भी कहीं कहीं उपयोग किया जाता है, जैसे आप देखें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये टर्म यूज़ किए गए हैं। तो ब्योफोर्ट स्केल के बारे में आप ध्यान रखें कि ये स्केल एक तरह से 1805 में डेवलप की गई थी। ब्रिटेन के एक नौसैनिक थे सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट, उनके द्वारा ये जो ब्यूफोर्ट स्केल बनाया गया था इसको ब्यूफोर्ट विंड फोर्स स्केल कहा जाता है, यानी हवा की जो ताकत होती है उसके अनुसार उन्होंने एक स्केल बनाया था और इसमें 0 से 12 तक की एक तरह से उन्होंने नंबरिंग करी थी जो भी हवा की जो शक्ति होती है उसके अनुसार। और इस नंबरिंग का बेसिकली उपयोग ये रहता था कि जो भी एक तरह से युद्धपोत होते हैं और ख़ास तौर से आप देखें कि पहले बड़े बड़े एक तरह से कपड़े के पाल लगाए जाते थे जिससे नावें चलती थी। तो अब तो मान लीजिए मशीनों के आधार पर आपके पानी के जहाज चल रहे हैं, तो पहले जो पाल लगे होते थे उनमें किस तरह से परिवर्तन करना है कि वो आसानी से गति कर पाएं और तेज हवाओं में एक तरह से संतुलन बनाकर चल सकें, तो वो इस स्केल के द्वारा किया जाता था। तो ब्यूफोर्ट के द्वारा ये स्केल जो बनाई गई थी वो युद्धपोतों पर जो पाल हैं उनको सही रूप में स्थापित करने जिससे वो जो हवा का बल है उसको सहकर आगे बढ़ सकें उसके लिए बनाया गया था। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक स्केल है जिसका टर्म यूज किया जाता है और अधिकतम 12 पॉइंट यहाँ पर एक तरह से दिए जाते हैं। ये तरीका होता है अलग अलग महासागर में एक तरह से जो चक्रवाती तूफान बनते हैं जो प्रारंभ में एक छोटे से कम दबाव के केंद्र के रूप में रहते हैं और धीरे धीरे वृद्धि करते हुए वो चक्रवाती या सुपर साइक्लोन या कभी कभी हम देखें टाइफून के रूप में या हरिकेन, आप देखें अलग अलग 5 कैटेगरी में होते हैं, उसके रूप में एक तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे यहाँ सुपर साइक्लोन जैसे उड़ीसा का सुपर साइक्लोन या पिछले वर्ष आप देखें बंगाल में एक तरह से सुपर साइक्लोन जो आया। हम अपने दूसरे आर्टिकल पर आते हैं, न्यू अप्रोच कंबाइंस बायोलॉजिक्स एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स। तो देखिए अगर हम एक तरह से चिकित्सा की 2 पद्धतियों की बात करें जिसमें बायोलॉजिक्स का उपयोग किया जाता है और एंटीबॉडी के माध्यम से जो ड्रग दिए जाते हैं, दवाई दी जाती है, उनको मिलाकर एक नई तकनीक विकसित करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और ख़ास तौर से हम देखें कि जो पैंक्रियाज में कैंसर होता है उसके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। तो अगर ये सफल होता है तो इसके अन्य प्रकार से भी उपयोग एक तरह से विभिन्न प्रकार की जो बड़ी बीमारियां हैं जिनको आसानी से उनके इलाज संभव नहीं हो पाते हैं उनके लिए एक तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम पहले दोनों मेथड देखते हैं। जैसे अगर हम देखें तो प्रोटीन एंटीबॉडी संयुग्म या पीएसी मेथड जिसे कहा जाता है, यानी प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, पीएसी मेथड के लिए अगर हम बात करें प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट मेथड, तो दवा वितरण के लिए 2 अलग अलग जो तरीके उनका एक तरह से जोड़कर उपयोग करते हैं। पहला क्या है, बायोलॉजिक्स। अब यहाँ पर क्या है, इसमें यह होता है कि जो एक दोषपूर्ण प्रोटीन होता है उसको वितरित करके लक्षित किया जाता है। इसका उदाहरण इंसुलिन के रूप में होता है, यानी किसी व्यक्ति में इंसुलिन की कमी है जो एक प्रोटीन है, तो उसे सिस्टम को संतुलित करने के लिए इसका एक शॉट या कह सकते हैं एक जो इंसुलिन का हिस्सा है वो उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बायोलॉजिक्स की बात करते हैं तो ये कोशिकाओं के बाहर इंसुलिन के संचलन के लिए एक तरह से कार्य करता है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो 20,000 प्रोटीन है और इनमें से एक खराब हो रहा है तो हमारे पास उस प्रोटीन को विशेष रूप से सेल के अंदर लाने का कोई तरीका नहीं है। तो ये बायोलॉजिक्स की समस्या है।
तो आप ध्यान रखें कि ये जो यहाँ पर आप इंसुलिन को दे रहे हैं, प्रोटीन को शरीर में डाल रहे हैं, तो ये एक तरह से प्रोटीन जो जा रहा है वो सेल के बाहर यानी कोशिका के बाहर ही कार्य करता है, कोशिका के अंदर नहीं जाता है। ये एक बड़ी समस्या है। तो ये जो एक बायोलॉजिक्स का सिस्टम है, तो बायोलॉजिक्स में जो प्रोटीन देकर एक तरह से काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी ड्रग है वो कोशिका के बाहर ही एक तरह से प्रभाव डालता है, न कि कोशिका के अंदर। तो जो नई तकनीक है उसमें क्या किया जा रहा है कि जो प्रोटीन है वो कोशिका के अंदर जा पाएगा। तो ये जो सिस्टम है बायोलॉजिक्स, इसमें अगर प्रोटीन मान लीजिए शरीर में डाला जाता है इलाज के लिए, तो वो कोशिका के बाहर रहता है, न कि अंदर। तो नई जो तकनीक है उसमें प्रोटीन कोशिका के अंदर, सेल के अंदर भी जा पाएगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन करने का प्रयास है। तो पहला मेथड तो हुआ बायोलॉजिक्स। दूसरा मेथड देखते हैं कि जब हम बात करते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा भाग है जो शरीर के अंदर विदेशी पदार्थ का पता लगाने के लिए पैदा होता है। यानी शरीर में अगर कोई बाहरी इन्फेक्शन, कोई वायरस का किसी भी तरह का मान लीजिए संक्रमण होता है, तो उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडी एक तरह से जनरेट होते हैं हमारे शरीर में। तो किसी भी वस्तु को अगर हम मान लीजिए शरीर में पहचानना चाहते हैं तो एंटीबॉडी विकसित कर सकते हैं, जो हमारे शरीर में नहीं है। यानी हमारे शरीर के अंदर कोई बाहरी अगर हिस्सा पहुंचा है तो उसकी तुलना में एक एंटीबॉडी जरूर जनरेट हुआ होगा। तो अगर हम एंटीबॉडी बना पाएं तो वो जो बाहरी वस्तु उसका एक तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखें कैंसर कोशिकाएं, ये भी बाहरी कोशिकाएं हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्या शरीर में अलग से उत्पन्न होती हैं, ये शरीर का भाग तो है नहीं। तो कैंसर कोशिकाओं की अगर एंटीबॉडी का पता लगाया जा सके तो उनको एक तरह से टारगेट करके जो दवा है वहां तक पहुंचाई जा सकती है। तो अगर एक स्वस्थ कोशिका की तुलना में कैंसर कोशिका की सतह पर कुछ अलग होता है तो उसकी एंटीबॉडी को डिजाइन किया जा सकता है और उसे पहचाना जा सकता है, और उसी रूप में कैंसर कोशिका में एक तरह से जो दवा है उसको भी पहुंचाया जा सकता है। यानी अगर कोई शरीर के अंदर बाहरी तत्व मान लीजिए ए है और इसकी एंटीबॉडी हम मान लेते हैं ये ए बी है, तो अगर कैंसर की मान लीजिए कोशिका है तो उसकी जो एंटीबॉडी है उसके आधार पर हम इस कोशिका को पहचान सकते हैं जो कैंसर वाली है। तो एंटीबॉडी के साथ जो दवाएं दी जाती हैं वो सीधे कैंसर की जो भी कोशिकाएं हैं उनको एक तरह से नष्ट कर सकती हैं, क्योंकि उनकी एंटीबॉडी पहचान करके उन कैंसर कोशिकाओं तक ही पहुंचेंगी। तो शरीर के अंदर जो बाहरी भाग है जिसकी तुलना में एंटीबॉडी बनी हुई है, तो वो बाहरी जो हिस्सा है उसको पहचान करने में एंटीबॉडी एक तरह से मदद करता है। तो इसी एक तरह से गुण का उपयोग करके जो दवा की जो प्रणाली है कैंसर के लिए वो विकसित की जा रही है। तो दवा के अणुओं को क्या किया जाएगा, एंटीबॉडी से जोड़ दिया जाएगा। तो ये दवा एंटीबॉडी का एक संयुग्म या कॉन्जुगेट बन जाएगा, और ये सही रूप में एक तरह से जो बीमारियां हैं खासतौर से कैंसर की अगर हम बात करें उन पर प्रभावी है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखें कि ये येलो कलर के पार्ट पर कैंसर सेल आपके बने हुए हैं, और जो अगर हम ब्लैक पे पार्ट पर देखें तो ये स्वस्थ कोशिकाएं हमारी हैं। अब किया क्या जा रहा है कि सामान्य तौर पर आप देखें कि ये जो सेल हैं अगर ये कैंसर सेल हट जाएं और केवल स्वस्थ बचे रह जाएं तो इनको हमें हटाने की जरूरत है। तो हम करेंगे कैसे कि हम क्या करते हैं कि एक तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि एंटीबॉडी है, तो प्रोटीन एंटीबॉडी जो कॉन्जुगेट है उसको डालते हैं शरीर के अंदर। तो ये जो प्रोटीन का पार्ट है ये सेल के अंदर एक तरह से जा सकता है। अब जो भी कैंसर कोशिका है उसका जो एंटीबॉडी है उसको एक तरह से पहचान कर ये जो ड्रग है, ये जो दवा है, उसको वहां पर एक तरह से पहुंचा देगा। तो एक तरह से उसका इलाज आसानी से उस जगह का हो सकता है। तो इन कोशिकाओं के यानी जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनके ऊपर जो एंटीबॉडी के पार्ट हैं उसको पहचान कर ये दवा सीधे इन कोशिकाओं पर हमला करके इनको नष्ट कर सकती है। और इस आधार पर होगा क्या कि जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो केवल बची रहेंगी। इस पीएसी प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट जो मेथड है इसका कैंसर जैसी जो खतरनाक बीमारियां हैं उनके इलाज में बहुत सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पैंक्रियाटिक जो कैंसर है उसके संबंध में इलाज में काफ़ी सफलता मिली है। तो ये कैंसर की बीमारी के संबंध में भविष्य में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। हम अपनी अगली न्यूज़ पर आते हैं, द हर्डल्स इन एक्सेसिंग फॉरेन कोविड-19 एड। अब कोविड-19 में आप देखें कि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें, रेमडेसिविर की बात करें, तो इस प्रकार की जो कमियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए बाहरी जो देश है वहां से भी हमारे यहाँ बहुत मदद पहुंच रही है। लेकिन उस मदद को लेकर कुछ समस्याएं यहाँ पर दिख रही हैं कि उनको सही रूप में कैसे एक तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। तो कुछ सरकारी जो नियम है वो इसमें एक बाधा बन रहे हैं। तो उसी के संबंध में यहाँ पर कुछ हम चर्चा कर रहे हैं, इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। पहला अगर हम हिस्सा देखें कि राहत सामग्री के आयात को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए, यानी अगर कोई राहत सामग्री आयात होकर आ रही है तो उसको आसान करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ उपाय क्या किए गए। तो उसमें अगर हम देखें तो पहला महत्वपूर्ण जो उपाय है
24 अप्रैल को वित्त मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई कि कोविड-19 के जो टीके हैं उनके आयात पर मूल जो सीमा शुल्क है और उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य उपकर है उसको एक तरह से हटाया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो टीके हैं उनके अलावा जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है या रोगियों को ऑक्सीजन प्रदान करने के संबंध में कोई भी उपकरण है उनके आयात को एक तरह से आसान बनाने के लिए जो मूल सीमा शुल्क है और साथ साथ जो स्वास्थ्य उपकरण दोनों को हटा दिया गया है। तो पहली एक तरह से ये आसानी सरकार ने करी। इसी के साथ साथ अगर हम रेमडेसिविर की बात करें या इसको बनाने के लिए जो भी सक्रिय दवा सामग्री है, एक्टिव जो इंग्रेडिएंट होता है, उस पर भी सीमा शुल्क में माफ़ी दी गई है। 30 अप्रैल को सरकार ने कहा जो टेस्टिंग है उसको मजबूत करने के लिए जो डायग्नोस्टिक किट हैं उन पर आयात शुल्क को सरकार ने 31 अक्टूबर तक हटा दिया। इसी के साथ साथ अगर कोई ई कॉमर्स का पोर्टल है या कोई वैश्विक मान लीजिए विक्रेता है तो वहाँ से कुरियर के माध्यम से अगर व्यक्तिगत रूप से आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मंगा रहे हैं तो उसकी अनुमति भी सरकार के द्वारा दे दी गई। और सीमा शुल्क विभाग को एक तरह से ये कहा गया कि 31 जुलाई तक जो भी इस तरह की वस्तुएं बाहर से आ रही हैं, चाहे टीके हों, दवा हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, रेमडेसिविर मेडिसिन की बात करें, उन सभी को उपहार या गिफ्ट की श्रेणी में रखकर एक तरह से देखा जाए। अब यहाँ देखें क्या सभी महत्वपूर्ण कोविड-19 की जो आयात हैं अस्थायी रूप से कर मुक्त कर दिए गए हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सभी को किया गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सरकार ने करा क्या है कि जो सीमा शुल्क है उसमें कमी की गई है। तो आयात अभी भी वस्तु और सेवा कर को आकर्षित करते हैं। देखिए बाहर से आप वस्तु को अगर भारत में लाते हैं यानी आयात की बात करें तो उसके ऊपर एक तरह से लग जाता है क्या, IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत वस्तु और सेवा कर। तो IGST अभी भी इन पर आरोपित किया जा रहा है। तो ध्यान रखें जो भी अस्पताल हैं या कोई कंपनियां हैं या जो निजी संस्थाएं हैं उनके द्वारा अगर कोई मान लीजिए सामान आयात किया जा रहा है, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें या अन्य उपकरण है, तो उस पर 12% का GST अभी भी लग रहा है, जो सामान्यतः घरेलू एक तरह से अगर आप खरीद करें उन पर लगता है। तो अगर आप आयात करते हैं तो ये जो IGST लग जाता है, इस कारण से वो महंगा बन जाता है। तो ये स्थिति एक तरह से यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। कुछ छूट दी गई है लेकिन पूर्ण रूप से छूट नहीं दी गई है। अगर टीकों पर हम देखें तो 5% का GST अभी भी लग रहा है। तो ये भी स्थिति एक तरह से बनी हुई है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर आप आयात कर रहे हैं तो उस पर 28% का टैक्स लग रहा है और सरकार ने 1 मई को इसको घटाकर 12% कर दिया। तो ये कहिए कि पूर्णतः समाप्त हो गया तो ऐसा नहीं है, सरकार ने 16% की कमी की है। जो हमारा शिपिंग मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, उसको विशेष प्रोटोकॉल कोविड-19 की सहायता के लिए दिया गया है कि जो भी जहाज़ों से सामग्री आ रही है उसको प्राथमिकता के आधार पर उतारा जाए और क्लियर किया जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं GST भुगतान तो उसको लेकर अनिवार्य है, यानी IGST की जो वसूली है वो एक तरह से जरूर की जा रही है। तो कुछ जगह जरूर सरकार की तरफ से छूट है लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। एक दूसरा हिस्सा देखें कि क्या GST के बोझ को कम करने के लिए कुछ किया गया है। जैसे हमने देखा जो बाहर से वस्तुएं आ रही हैं उन पर IGST लग रहा है, तो उसमें किसी तरह का सुधार क्या किया गया है। 3 मई को भारत सरकार ने 30 जून तक के लिए एक तरह से सूचना जारी करी कि टीके, मेडिकल ऑक्सीजन या रेमडेसिविर की बात करें तो जो कोविड-19 के लिए राहत सामग्री में शामिल हैं उनके आयात पर कुछ शर्तों के साथ में GST से पूर्ण छूट दी जा रही है। अब शर्त क्या है कि अगर आप IGST की छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो उस सामग्री को भारत में कहीं भी कोविड राहत के लिए मुफ्त में आपको एक तरह से वितरित करना होगा और आपको मुफ्त में ही प्राप्त करना होगा। यानी आपने फ्री में प्राप्त किया और भारत में फ्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तभी आपको छूट मिलेगी। यानी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको IGST की छूट नहीं है, एक बड़ी समस्या है। तो घरेलू कंपनियां या चैरिटी की जो संस्थाएं हैं जो खरीद कर बाहर से ला रही हैं उनको एक तरह से छूट का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि वो कह रही हैं कि वो भारत में इसको मुफ्त में वितरित करना चाहती हैं। यानी अगर आप खरीद के ला रहे हैं और मुफ्त में बेचना चाहते हैं तब भी आपको GST देना पड़ेगा। आप मुफ्त में लाइए और मुफ्त में भारत में उसको उपयोग करने के लिए वितरित कीजिए, तब आपको ये छूट का लाभ मिलेगा। तो इस कारण से जो कॉरपोरेट या जो कंपनियां हैं जो आयात करना चाहती हैं मुफ्त में वितरण करने के लिए वो नहीं कर पा रही हैं। तो ये जो छूट सरकार की दी गई है आप कह सकते हैं आधी अधूरी है। इसी के साथ साथ अगर कोई संस्था मुफ्त में वितरण कर रही है राहत सामग्री की तो आयात करने की अगर वो मान लीजिए इच्छा रखती है कि वो आयात करके मुफ्त में वितरित करना चाहती है तो उसे संबंधित राज्य सरकार से पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। बिना सर्टिफिकेट के वो इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे। ये भी एक सरकारी प्रक्रिया को बढ़ाने की बात है। एक और शर्त अगर हम देखें तो जो भी एक तरह से इस तरह का दान कर रहे हैं राहत सामग्री के रूप में कोविड-19 में,
उनको एक तरह से राज्य सरकारों के साथ में पंजीकरण अपना कराने की जरूरत है। तो जो भी एक तरह से बाहर से दान दे रहे हैं और यहाँ पर भारत में जो दान प्राप्त कर रहे हैं आगे राहत के रूप में देने के लिए, दोनों को ही संबंधित राज्यों में पंजीकरण अपना आवश्यक होगा, तभी उनकी राहत सामग्री को एक तरह से उपयोग के लिए लाया जा सकता है। एक अगला हिस्सा देखेंगे, अगर कोई संस्था है और वैश्विक स्तर पर किसी दूसरी संस्था के साथ गठजोड़ करती है, कोई मान लीजिए आपस में समझौता करके भारत में राहत सामग्री लाना चाहती है, तो उसके लिए स्थितियां क्या है। तो संस्था के लिए आप ध्यान रखें कि विदेशी सहायता या नगद सहायता अगर उसे प्राप्त करना है तो उन्हें विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, जिसे FCRA भी कहा जाता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके अंतर्गत मंजूरी अगर नहीं है तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो इस संस्था को FCRA कानून के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए। तो जो भी संस्थाएं इस तरह से राहत सामग्री का आयात करना चाहती हैं उनको FCRA कानून में कोई छूट नहीं दी गई है। और मान लीजिए कि आपकी संस्था FCRA से अनुमोदित है और कोई दूसरी गैर सरकारी संगठन है जो भी FCRA से जुड़ा हुआ है कि नहीं वो भारत में इस तरह की मदद प्राप्त कर सकता है, तो आप जिस उद्देश्य से दान को प्राप्त कर रहे हैं आपको ऐसी घोषणा करनी पड़ेगी या सरकार को एफिडेविट देना पड़ेगा। यानी अगर मान लीजिए आप ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कोई भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मान लीजिए आयात करा रहे हैं या बाहर से मदद के रूप में ले रहे हैं, तो उसका उसी उद्देश्य में उपयोग होना चाहिए, ये आपको घोषणा करनी पड़ेगी। तो ये कुछ स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। सितंबर में आप ध्यान रखें कि सितंबर 2020 में एक FCRA कानून में परिवर्तन किया गया कि कोई भी अगर गैर सरकारी संगठन है वो अगर मान लीजिए कि भारत में कोई विदेशी सहायता प्राप्त करके यहाँ पर कोई कार्य करना चाहता है तो 1 अप्रैल तक उसको भारतीय स्टेट बैंक की जो संसद मार्ग शाखा है दिल्ली में, वहां पर अपना खाता खोलना पड़ेगा और उसी में उसको विदेशी धन अपना प्राप्त करके रखना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं शर्त बड़ी यहाँ पर कठोर रूप में है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में NGO अभी ये कार्य नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे NGO बाहर से जो सहायता प्राप्त भी कर सकते थे वो प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि FCRA कानून में उनके पास इस स्टेट बैंक की जो शाखा है संसद मार्ग की, वहां पर उसके पास कोई अकाउंट नहीं है। तो ये संभावना कमजोर हो जाती है कि NGO बाहर से राहत सहायता के लिए कोई भी एक तरह से आयात प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई संस्था FCRA में रजिस्टर्ड भी है तो एक तरह से अगर वो कोई मान लीजिए विदेशी सहायता प्राप्त करती है तो उसे सीधे एक तरह से मरीजों तक पहुंचाना है, किसी अन्य के माध्यम से या मरीज या किसी और संस्था को वो नहीं दे सकते हैं। तो अगर एक संस्था मान लीजिए कोई सहायता प्राप्त करती है और B संस्था के माध्यम से वो मान लीजिए जमीनी स्तर पर सहायता करने चाहती है तो ऐसा वो नहीं कर सकते, उन्हें सीधे करना पड़ेगा। तो किसी अन्य संस्था को अपना जो विदेशी सहायता है वो हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं बड़ी समस्या के रूप में यहाँ पर माना जा रहा है। सरकार के द्वारा बाहरी जो सहायता उस पर छूट दी जा रही है, लेकिन जो शर्तें जुड़ी हुई हैं वो थोड़ी सी कठोर हैं। इसी के साथ साथ FCRA कानून की जो समस्याएं हैं उनको अगर दूर किया जाए तो विदेशी सहायता को प्राप्त करने में थोड़ा तेजी लाया जा सकता है। हम अपनी अगली न्यूज़ पर आते हैं और यह म्यूकोरमाइकोसिस जो एक बीमारी है उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। और कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनमें यह बीमारी बहुत तेजी से देखी जा रही है और इसको लेकर आप कहें तो काफ़ी आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। अगर हम म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें तो ये एक आक्रामक जो फंगल संक्रमण है उससे एक तरह से होता है, तो एक तरह का कवक संक्रमण होता है। और आप ध्यान रखें कि जो संक्रमण होता है आपका म्यूकोरमाइकोसिस, ये म्यूकोरमाइसेट्स नाम के जो मोल्ड्स या एक तरह से जो कवक होते हैं उनके समूह के कारण होता है। और देखिए सामान्य रूप से ये वायु में, मिट्टी में, पेड़ पौधों में आपको सामान्य रूप से पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया इस तरह का कोई फंगस या कोई कवक आया है, ये सामान्य रूप में रहता है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर है, जैसा कोविड-19 में मरीजों के साथ देखा जाता है, तब आप इस फंगस के एक तरह से प्रभाव में आकर म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वर्तमान में अगर हम यहाँ बात करें तो ये आक्रामक रूप में राइनो ऑर्बिटोसेरेब्रल रोग के रूप में एक तरह से प्रकट हो रहा है और साइनस के रूप में, यानी एक तरह से कह सकते हैं हमारी नाक के माध्यम से ये प्रवेश करके हमारे मस्तिष्क के अन्य भागों को प्रभावित कर रहा है। और प्रमुख रूप से मस्तिष्क के साथ साथ आप देखें कान, नाक, गले और मुंह को ये काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। इससे कुछ लोगों में एक तरह से कह सकते हैं अंधापन की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तो आप देखें तो गंभीरता इसके साथ में काफ़ी जुड़ी हुई है। आप ध्यान रखें ये संक्रामक नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अगर जल्दी नहीं पता चला तो इस तरह ये शरीर के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है। अब जहाँ तक इसको रोकने की बात करें तो रोकने के लिए एक तरह से कोविड-19 में जो इलाज है उसके लिए WHO की तरफ से जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाना चाहिए। खासतौर से अगर हम देखें स्टेरॉइड और मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी हैं उनके उपयोग को तर्कसंगत किया जाए।
देखिए सामान्यतः स्टेरॉइड का जो उपयोग किया जाता है तो शुगर लेवल एक तरह से जो हमारी बॉडी में वो बढ़ जाता है, और सामान्यतः इन कवक के लिए माना जाता है कि वो शुगर के ऊपर ही प्रमुख रूप से तेजी से अपनी वृद्धि करते हैं। तो ये जो स्टेरॉइड का कह सकते हैं तेजी से उपयोग शुरू कर दिया जाता है बहुत जल्दी, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो स्टेरॉइड को लेकर जो उपयोग है वो नियंत्रण अगर किया जाए तो इस बीमारी के होने की संभावना को रोका जा सकता है। प्रमुख रूप से ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, और इसके लिए आप देखें तो इंसुलिन या अन्य प्रकार की जो आप कह सकते हैं ओरल मेडिसिन होती हैं वो दी जाए। तो इससे अगर शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा तो ये फंगस अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है, और इस तरह की जो म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी है उसके होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हम अपनी लास्ट न्यूज़ पर आते हैं, और ये पश्चिमी घाट में स्किंक की एक जो प्रजाति है उसके संबंध में यहाँ पर आपका चर्चा किया गया है। आप स्किंक की बात करें तो इसे सरीसृप या रेप्टाइल की कैटेगरी में डाला जाता है, और आप देखें इसकी जो स्ट्रक्चर है आप देखें लगभग आपका एक तरह से सांप से कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए काफ़ी लोग इससे डरते भी हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये नॉन वेनेमस होता है, यानी एक तरह से ये विषैला नहीं होता है। इसका आप नाम ध्यान रखें सबडोलोस्पस नेलेग्रेंसिस। तो ये रेप्टाइल की श्रेणी में एक तरह से आता है, और प्रमुख रूप से देखें इसकी जो नई एक प्रजाति है इसको पश्चिमी घाट में एक तरह से प्राप्त किया गया है। इसके जो क्षेत्र हैं वो तेजी से एक तरह से खत्म हो रहे हैं, और इसके कारण क्या है महत्वपूर्ण रूप में, तो ये लास्ट में एक तरह से हिस्सा दिया है। किसी भी प्रजाति की अगर स्थिति खतरे में जा रही होती है तो जो एक तरह से संभावनाएं होती हैं जिनके कारण के रूप में वो लगभग समान सी होती हैं। तो यहाँ पर आप देखें 2-3 प्रमुख कारण दिए गए हैं किसी भी प्रजाति के संकट में होने के लिए। इन कारणों को एक तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये कारण इस जो स्किंक की प्रजाति है उसके लिए कहा गया है, यानी सबडोलोस्पस नेलिरगेंसिस। तो इसके लिए बेसिकली कहा गया है कि अगर ये धीरे धीरे कम हो रही है या इनकी संख्या घटती जा रही है तो कारण क्या है। पहला कारण आप देखें फॉरेस्ट फायर। तो एक तरह से मौसमी जैसा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है गर्मियों में, तो जंगल की जो आग लगती है वो एक प्रमुख कारण के रूप में माना गया है कि इनकी जो प्रजातियां हैं उनको एक तरह से विलुप्त करने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। दूसरा हम देखें हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, यानी किसी भी तरह का जो आवास का निर्माण होता है वो भी काफ़ी यहाँ पर एक नुकसान पहुँचाता है इन प्रजातियों को। तीसरे पार्ट पर अगर हम देखें तो ईंट बनाने के जो केंद्र होते हैं वो भी एक तरह से इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी किसी भी तरह का औद्योगिक गतिविधि या किसी भी तरह का आवास का निर्माण करना, या आप प्रमुख रूप से आप कह दें तो शहरीकरण अगर होता है तो शहरीकरण होगा तो आप ध्यान रखें परिवहन आवास या अन्य सुविधाएं उनको विकसित किया जाएगा, तो ये किसी भी जगह पर्यावरणीय असंतुलन को एक तरह से ला सकते हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट में स्किंक प्रजाति के जो संकट के प्रमुख कारण हैं वो यहाँ पर दिए गए, उनको आप ध्यान रखें। हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न हम देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए आवश्यक स्थितियों को बताते हुए बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने वाले चक्रवातों में प्रमुख अंतर भी स्पष्ट करें। सब सीमा 250। तो आपको चक्रवात के जो दो रूप हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण वो बताते हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो एक तरह से भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में बनते हैं उनके संबंध में चर्चा करनी है, ये आप भूमिका में बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये चक्रवात काफ़ी खतरनाक होते हैं और जान माल की बड़े पैमाने पर इनके द्वारा नुकसान किया जाता है, तो प्रारंभिक एक भूमिका में आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में निर्माण की जो परिस्थितियां जो हमने 4-5 कारण प्रमुख डिस्कस किए हैं वो आप बताएंगे। इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो अंतर है, तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादा बड़े और कह सकते हैं तीव्र होते हैं तुलनात्मक रूप में अरब सागर में। संख्या में बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते हैं अगर हम अरब सागर से तुलना देखें। बंगाल की खाड़ी में सतह का तापमान ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर चक्रवातों की बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। यहाँ पर स्वच्छ जल जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र इसके माध्यम से लगातार मिलता रहता है। तो बंगाल की खाड़ी में जो पानी का सतह ऊपरी है वो आप कह सकते हैं निचले ठंडे पानी की सतह से मिक्स नहीं हो पाता, इसीलिए टेम्परेचर आप कह सकते हैं लगातार एक गर्म रूप में बना रहता है और ऊपरी जो पानी वो फ्रेश रूप में रहता है। जबकि अरब सागर में ऐसा नहीं होता, पानी मिक्स होता रहता है क्योंकि सिंधु के अलावा कोई बहुत बड़ी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो ये कारण के रूप में आप अंतर है जो वो प्रमुख रूप से बता सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात भारत को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अरब सागर में बनने वाले जो चक्रवात हैं वो हमारे पश्चिमी तटीय भागों में यानी गुजरात से लेकर केरल के तटीय भागों को प्रभावित करते हैं, लेकिन बहुत से चक्रवात हैं जो भारत के हिस्से को कम प्रभावित करके निकल जाते हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी में अगर बनते हैं तो भारत के क्षेत्र को बड़े पैमाने पर तमिलनाडु से लेकर ऊपर पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो इस रूप में अंतर आप बता सकते हैं। और निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण इनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनकी तीव्रता बढ़ रही है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये एक तरह से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है
उसके रूप में जो समुद्र का तापमान बढ़ रहा है उसके साथ में आप जोड़ सकते हैं। अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आपातकालीन सहायता विदेशों से प्राप्त करने में किस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं तथा उन्हें दूर करने के संभावित उपायों पर भी अपने विचार प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर आप भूमिका में बताएंगे कि आपातकालीन सहायता विदेशों से प्राप्त करने में प्रमुख समस्याएं वर्तमान महामारी के संकट की दूसरी लहर में प्रत्यक्ष हुई। तो दूसरी लहर में जो समस्याएं प्रमुख रूप से सहायता में देखी जा रही हैं उसको आप भूमिका के रूप में एक बता सकते हैं कि कोविड-19 में जो समस्याएं अभी देखी जा रही हैं, क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं वो मुख्य भाग में आप बताएंगे और साथ साथ उनको दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। सरकार ने जैसे छूट दिया है तो वो बिना शर्त होनी चाहिए, जैसे अभी शर्तों के साथ में है। ये FCRA में जो व्यवस्था है उनको एक तरह से परिवर्तित किया जाना चाहिए, जैसे कि एक तरह से संसद मार्ग की जो SBI की शाखा है वहाँ पर अकाउंट खोलने की जो एक तरह से वहाँ पर कंडीशन है, तो इनमें सुधार एक तरह से करके जो विदेशी सहायता है उसकी गति को हम आपातकाल में भारत में बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि अगर विदेशी सहायता के लिए जो शर्तें हैं वो आसान की जाएंगी तो संकट के समय एक तरह से हम साधन जो बाहरी हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और समस्याओं को खासतौर से जैसे महामारी की स्थिति है तो वहां पर उसको हल करने के लिए हमारे पास साधन ज्यादा होंगे। तो इस रूप में हम निष्कर्ष को लिख सकते हैं। ये हमारा 16 मई 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस IAS हिंदी को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।